ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज काफ़ी लंबा समय बीत गया है, कोई वीडियो आपको नहीं मिला है। हमारे कई दर्शकों ने कमेंट भी किया कि दीदी आप वीडियो नहीं दे रहे हो, क्या बात है। हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभी परेशानी आ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद भी एक बहुत ही सामान्य महिला थी, कभी मैंने कुछ करने की सोची नहीं थी। और धीरे धीरे जिस फील्ड में मैं आगे बढ़ी हूँ, आपके सामने है सब कुछ। मैंने कभी आप लोगों से कुछ छुपाया नहीं है। और पिछला वीडियो जब मैंने दिया था कि मेरा जब डिवोर्स हो गया, उसके बाद की मैंने घर वालों को कैसे बताया, क्या स्थितियाँ बनी थी, आज उसके आगे की एक बात और बताऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको एक बात ऐसी क्लियर करूंगी जो कई बार मेरे दर्शक हताश निराश हो जाते, जो कहते हैं कि दीदी हम अपनों से परेशान, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है। तो मित्रों, खाली ऐसा आपके साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ दुनिया में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे वो परेशान होते हैं। और परेशान करने वाला कोई बाहर का कभी नहीं होता, हमारे अपने ही हमें हद से ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि हमारे अपनों को पता होता है कि हमें दर्द या पीड़ा कहाँ होती है, और इसीलिए वो हमें पीड़ा या दर्द दे सकते हैं। अब जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मित्रों, विवाह के बाद की जो मेरी स्थितियाँ थी उसको मैं थोड़ा आपके सामने क्लियर करना चाहूँगी। जैसा कि मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ, नहीं बताई मुझे याद नहीं है, कि मेरी माँ के संबंध मुझसे पहले, विवाह से पहले भी अच्छे नहीं थे। मुझे याद है बचपन मेरा बहुत अच्छा था। एक छोटी उम्र तक, जब तक मैंने शायद मेरी माँ बीमार नहीं हुई थी, तब तक एक काफ़ी अच्छा समय चला मेरा और मेरी माँ का। और जब मेरी माँ बीमार रहने लग गई, उसके बाद मैंने धीरे धीरे घर का काम संभालना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी आशाएं मुझसे बढ़ती चली गई और उनको ऐसा लगा कि मैं पूरा घर संभाल लूँ, उनको कुछ ना करना पड़े। कुछ ना करना पड़े इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करना चाहती थी, उनकी स्थिति कुछ और थी, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक तंगी भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, उस समय हमारे आर्थिक दौर से गुजर रहे थे। तो हमारे घर में एक छोटी सी दुकान थी जिसको चलाने में मैं उनकी सहायता करती थी, और साथ ही मेरी माँ सिलाई भी किया करती, कपड़े सिलती, जिससे घर में इनकम होती थी, और मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे। और इस तरह हमारा घर का खर्चा चलता था। और ये जीवन मेरा बचपन का जीवन बीता। जैसा कि आप जानते हैं मैंने बकरियां चराई, ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये संघर्ष के साथ जो बचपन बीता, उसके बाद धीरे धीरे जो बड़ी हुई और मेरी माँ की जो आशाएं बढ़ती गई उनकी बीमारी के कारण, जो भी है, और वो आशाएं इतनी ज़्यादा हो गई कि गुड़िया सब कुछ संभालेगी, उनको कुछ ना करना पड़े। और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, और इसी संभालने में और इसी में कहीं वो मेरे सर पे हाथ रखना भूल गई। वो मेरे साथ एक संबंध जो एक माँ बेटे का मेंटेन होता है, वो माँ की जो एक कहते हैं ना, एक ममता जो बच्चों को चाहिए होती है, वो मेरे साथ वो बांटना भूल गई। उनको ये लगता था कि लल्लो चंपो, वो एक शब्द वो इस्तेमाल करती हैं, लल्लो चंपो, यानी मतलब जिसे हम लाड़ प्यार कहते हैं ना, उसको लल्लो चंपो कहती हैं, कि लल्लो चंपो करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमें लल्लो चंपो करना नहीं आता। उनका एक शब्द ये हुआ करता, तो कॉमन। और उसके बाद मित्रों, जैसे जैसे समय बीता, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि मेरी माँ को मेरे लिए कुछ शौक नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। अब वो शौक नहीं थे, या उनको लगता था कि भाई मेरी बेटी ज़्यादा सुंदर ना दिखे, ज़्यादा सुंदर दिखेगी वो बिगड़ जाएगी, नखरे आएंगे, कुछ पता नहीं उनकी सोच क्या थी, मैं नहीं जानती। पर हाँ, मेरी माँ को कभी शौक नहीं था कि मेरी बेटी सुंदर दिखे। और इसलिए कहीं एक मेरे अंदर जो एक कहते हैं ना, थोड़ी नकारात्मकता थी, या थोड़ा अपने लिए हीन भावना थी, उसमें बनने का एक बड़ा कारण वो भी रहा। क्योंकि जो हीन भावना हमारे अंदर बन जाती है, कई बार कारण कुछ अपने ही होते हैं, और हम उसको कई बार समझ नहीं पाते हैं, और हमारे अपने भी नहीं समझ पाते हैं। ये चीज़ें जब मेरे साथ हुई तो मुझे धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आई, पता चला। अब धीरे धीरे समय आता है, मेरे भाई का विवाह होता है, मैं भाई के साथ बाद में रहने चली जाती हूँ। मेरी भाभी और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बनता है। मतलब ये मान लीजिए कि मेरे घर में मेरी माँ से ज़्यादा मुझे मेरी भाभी समझती हैं, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। और ऐसी स्थिति में पर मेरी भाभी ने मेरे कारण आरोप भी बहुत सहे। मेरी भाभी को मेरी माँ अक्सर कहती है तुमने गुड़िया को बिगाड़ दिया। अब मैं कई बार ये समझ नहीं पाती कि उन्होंने क्या बिगाड़ दिया। उनको लगता है कि मेरी बेटी बहुत सीधी सादी थी, पर हाँ, आपके सामने वो सीधी सादी थी क्योंकि उसको कुछ बोलने का मौका कभी आपने दिया नहीं, आपने कभी उसकी बात सुनी नहीं, तो आपके सामने कभी कुछ कह नहीं पाई। आपके घर में वो उदास रहती थी, और घर में थोड़ी मस्ती कर लेती थी, घर से बाहर मस्ती कर लेती थी, ताकि वो थोड़ा जीवन में जी सके। और ऐसी स्थिति मेरे साथ सालों चलती रही। और जब मैं भाभी के साथ गई, भाभी को बहुत सारे शौक थे मेरे लिए, ये गुड़िया ऐसे कपड़े पहने, गुड़िया ऐसे रहे, पर मैंने कभी अपनी माँ के चलते, क्योंकि मेरी माँ का जो नेचर था, मेरे पिता का जो साथ में नेचर बनता था, क्योंकि मेरे पिता ने हमेशा मेरी माँ की सुनी है, उन्होंने कभी किसी और की नहीं सुनी, तो वो जो नेचर मेरे लिए बनता था, तो मुझे ऐसा डर लगता था कि कहीं मेरी भाभी को कुछ और ना सुनना पड़े। और वैसे भी आज भी मेरी भाभी सुनती है कि सीमा ने गुड़िया को बिगाड़ दिया, और उनको सुनना ही पड़ता है, मेरे कारण सुनना पड़ता है। मुझे बड़ा बुरा लगता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती उनके लिए, कि हाँ भाई अब जो हो गया वो हो चुका है। अब ये मेरा बचपन से मेरी माँ का संबंध था। उसके बाद मेरा जब विवाह तय हुआ, तो उसके 4 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी। मैं घटना विस्तार से नहीं सुनाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबी बात है और आप किसी को जानते नहीं तो बात ऐसी नहीं होती है।
तो घटना कुछ ऐसी थी कि जिसमें मेरे पिताजी के ने कहा कि गुड़िया तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हें केले नहीं खाने चाहिए, खाली केले खाने की बात पे थी। और मुझे रोना आ गया कि लड़की आपकी विदा होने जा रही है 4 दिन में और उसको केले भी आप नहीं खाने दे रहे हो, कुछ एक छोटे से कारण के कारण। तो मेरा उसके बाद मैं 4-5 साल केले नहीं खा पाई थी, मेरे अंदर से केले इस तरह उतर गए थे और ये छोटी छोटी बात तो बड़ा बुरा लगता था। और जब मेरी विदा हुई ना मित्रों, तो मैं विदाई के समय नहीं रोई थी क्योंकि मुझे रोना आया ही नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति मन घर में ऐसी थी, मुझे खाली एक मेरी भतीजी को छोड़ने का और भाभी को छोड़ने का दुख था, बड़ा दुख, कि वो मेरे लिए बहुत नज़दीक थे मेरे, विशेषकर मेरी भतीजी। जो आप शायद गोपाले की वीडियो देखते हो तो उसमें जो जीनू दीदी है ना, वो मेरी बड़ी भतीजी है। और वो मतलब मेरे बहुत, आज भी हमारी निकटता उतनी है कि भाई हाँ, हम कई बार कुछ बात कहते नहीं हैं, समझ लेते हैं, बस एक दूसरे को देख के ही समझ जाते हैं। ये हमारी स्थितियाँ आज भी हैं। आज वो 30 साल की हुई है, जब वो छोटी सी थी तब मैं 30 साल की नहीं, वैसे थोड़ी छोटी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि जब उम्र भी मैं थोड़े आगे पीछे हो रही हूँ उसकी, 81 का शायद उसका बॉर्न है, 81 या 82, 3 ध्यान नहीं है, चलो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वरना उसी में उलझ जाएंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, जब मेरा विवाह हो जाता है, मैं ससुराल में आती हूँ, तो ससुराल में शुरुआत में घर का माहौल देख के लगता है कि रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो लगता है कि थोड़ा कुछ अलग है, कुछ नॉर्मल नहीं है। पर कहते हैं ना कि हम कभी कभी कुछ चीज़ें सोच नहीं पाते, समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते। और ऐसी स्थिति में पता चला धीरे धीरे, एक दिन मैं इनके मामा के यहाँ गई तो पता चला कि मेरी सास ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। और वो इंटरकास्ट मैरिज की थी, उन्होंने छुपाया था हमसे, यदि छुपाया नहीं होता, बताया होता तो शायद हमारा विवाह नहीं होता, ऐसा उनको डर था, उनके पिताजी को ऐसा डर था, इसलिए वो बात नहीं बताई गई। और धीरे धीरे मेरे सामने एक हफ्ते के बाद परत दर परत अशित की कुछ बातें खुलने लगी। अब अशित ने मेरे को बोला, प्रभा ये बात अपने मायके में मत बताना, अपनी माँ को मत बताना, भाभी को मत बताना, वरना लोग ठीक से एक्सेप्ट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। उनको काफ़ी एक हीन भावना जैसा महसूस होता था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि ये इंसान नॉनवेज भी खाता है, क्योंकि मैंने उनको एक सब्जी खाते देखा। हम किसी मित्र के यहाँ गए थे, मैंने तो कभी अंडे की सब्जी देखी ही नहीं थी, ये अंडा भुर्जी शायद थी, वो एकदम पीली पीली सी दिख रही थी। शायद आप नॉनवेज खाते, आपको पता होगा कि क्या हो सकता है वो, तो पीली पीली सी थी। मैंने कहा ये सब्जी मुझे क्यों नहीं दी, तो लोग हंसने लगे। तो बाद में मुझे पता चला, बाद में बता बोले वो अंडा है। तो मैं सना गई कि ऐसा कैसा। तो बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि प्रभा तुम्हें पसंद नहीं, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इंसान चाहता है पर कर नहीं पाता है। उन्होंने मुझे बाहर ले जाना छोड़ दिया और अपना खान पान नहीं छोड़ा, और धीरे धीरे हम बाहर निकलना बंद कर गए। मैं घर में कैद होकर रह गई और वो बाहर घूमते रहे। मतलब जो काम वो करते थे, मुझे कहते थे सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल काम होता है, शिफ्ट की ड्यूटी होती है, सब चीज़ें होती हैं। पर धीरे धीरे उनका समय, बाहर का समय बढ़ता चला गया, क्योंकि वो मेरे साथ समय बिताने में उनको अनकंफर्ट महसूस होता था। क्यों होता था? ये उनका अपना पाला हुआ था। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे ससुर ने जो विवाह किया था, मतलब सच नहीं बताया था और काफ़ी बातें थी। और धीरे धीरे मित्रों इसी के साथ समय बीत रहा था। मैंने मेरे मायके कुछ नहीं बताया, क्योंकि मना कर दिया कि मैं ठीक है, रिश्ता तो निभाना ही है। और उनके डर को भी मैंने दूर किया कि भाई वो जो मैंने बताया था पहले कि वो डरते थे कि भाई प्रभा कहीं छोड़ के ना चली जाए, उस डर को भी मैंने उनके दूर किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे डराना शुरू कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी माँ के साथ संबंध ऐसे थे तो माँ से कभी कुछ नहीं कह पाई। और भाई से कहूँ ऐसा मुझे कभी, मतलब ठीक भाई पूछता था, पर कहते हैं ना कि जब कोई कुछ चीज़ें फोर्सफुली पूछी जाती है तो हम कभी कुछ चीज़ें बता भी देते हैं, पर ऊपर से कुछ पूछा जाता है हम नहीं बताते। और कुछ बातें मेरे भाई ने भी कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ कर ली कि उसके बाद मेरे भाई और मेरे बीच में दूरियाँ बन गई और भाभी खाली मेरे नज़दीक रह गई। पर भाभी की घर में चलती कितनी आप समझ सकते हैं, जहाँ सास ससुर के सामने, एक पति के सामने ना चलती हो और आगे वो महिला कितना क्या बोल सकती है, हम समझ सकते हैं। तो भाभी से भी मैंने कुछ बातें कहना बंद किया, पर हाँ कुछ कह देती थी, पर जिस पे कहेंगे ठोस कार्रवाई हो सके ऐसा कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीता और उसके बाद मैं गर्भवती हुई। उस समय गर्भवती होने से पहले मुझे पता चला कि मेरा वजन करीब 5 से 7 किलो कम हो गया है, क्योंकि मुझे उठते बैठते चक्कर आने लग गए थे। इतना टेंशन मेरे दिमाग में चल रहा था उस समय, जो मेरे घर में चीज़ें हुई थी उससे। और मैं जब मायके गई, मेरी मित्र है, मेरी सहेली है सीमा, उसके पापा हैं, उन्होंने कहा कि गुड़िया बहुत पतली हो गई। पर मेरे पापा साथ में खड़े, मेरी माँ भी खड़ी है, नहीं कुछ नहीं, उन्होंने सीधा ऐसे कह के टाल दिया। अब जब वो ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं आगे बोलूँ क्या उनको, तो मेरी कुछ बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। और मैंने कभी अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसे करते करते मित्रों समय बीत रहा था, मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद समय बीतता जा रहा था। हमने दूसरा घर लिया, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब अशित का एक बात मुझे अक्सर कहनी होती थी कि तुम्हें बड़े घर में भी शांति नहीं है। तो मैंने कहा मुझे एक बड़ा घर नहीं चाहिए था, मुझे
तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम घर में समय दो वो चाहिए, तुम घर में समय तो देते नहीं हो। मेरी शांति तुम्हारे साथ रहने से, ना कि बड़े घर से। अब उनका एक ही दिमाग था कि भाई बड़े घर में मुझे शांत हो जाना चाहिए। मुझे उनको ऐसा लगता था जैसे पैसा आ गया तो सब शांति हो जाती है, पर पैसा वो उनका भी नहीं था। पैसा वो घर में भी मेरे मायके का लगा था, क्योंकि उनकी तो इतनी औकात ही नहीं थी, हैसियत ही नहीं थी कि घर खरीद सकें। पहला घर भी खरीदने की उनकी ताकत नहीं थी। पर हाँ, उनके पिता ने जैसे मेरे पिता से बात की थी, दहेज नहीं कहूँगी मैं इसको, क्योंकि डायरेक्टली वो शब्द उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो कोई फोर्स नहीं था। पर हाँ, मेरे पिता ने कहा है तो देते हैं, नहीं होता तो नहीं देते, ये वाली बात थी। पर हम ये भी जानते हैं कि यदि वो पैसा नहीं होता तो शायद हमारा विवाह भी नहीं होता। पर हाँ, इसको हम इसलिए डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट वे में दहेज कह सकते हैं। इसलिए मैं इसको ऐसे कह रही हूँ कि कई बार हम डायरेक्टली दहेज नहीं देते हैं, पर इनडायरेक्ट वे में वो दहेज होता ही है और हमें इसको स्वीकार करना ही चाहिए। पर उस समय कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि चीज़ें हो रही हैं, हो जाती हैं, हम नहीं सोचते हैं ज़्यादा। अब मित्रों, धीरे धीरे जो समय बीता, अब हम लोग हरिद्वार गए थे। एक बार हरिद्वार गए तो वहाँ पे कुछ बातें ऐसी हुई, घर में भी समस्याएं तो चली रही थी, पर हरिद्वार गए तो वहाँ कुछ बातें, मतलब इनका खान पान जरा अशित का गड़बड़ था, बिगड़ा हुआ था, तो उससे उनको तकलीफें होती थी। अब हमें आधा किलोमीटर जितना पैदल जाना था, वो चलने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा आधा किलोमीटर तो जाना, कौन सा ज़्यादा जाना है, क्योंकि हम तो 5-5, 6-6 किलोमीटर भी चले थे, मैं और मेरा बेटा भी चल लेते थे, हम 3-4 किलोमीटर तो नॉर्मल चलते थे, तो मैं कहीं परेशानी नहीं होती थी। पर उनसे नहीं चला जा रहा था, तो वो बोले रिक्शा कर लेते हैं। मैंने कहा पैदल चलते हैं, बोले नहीं रिक्शा कर लेते हैं। अरे मैं कहा पैदल चलो ना, तो इतने में मैंने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं आना है, मैं चलती हूँ। तो मैं थोड़ा पतंजलि में, वो वहाँ जो पतंजलि गए उनको पता होगा वहाँ नर्सरी भी है, मैं नर्सरी में चली गई। अब मित्रों, मैं नर्सरी में गई, इन्होंने, अशित ने मेरी माँ को फ़ोन किया, बोलते गुड़िया अकेली निकल गई, मुझे डर लग रहा है। अब गुड़िया इतनी भी तो बेवकूफ़ नहीं कि अकेले ऐसी जगह निकल जाए जहाँ उसको कोई अता पता ना हो, कुछ एकदम अनजानी जगह पे तो नहीं जा सकती, इतना तो समझदार है ही। फिर धीरे धीरे मेरी माँ ने मेरे बाद में मेरे को फ़ोन किया, बोलती गुड़िया कहाँ हो, अकेले कहाँ जा रही हो। तो मुझे समझ में आएगा अशित ने कुछ कहा है। मैं कब अशित ने कुछ कहा तो उनसे पूरी बात पूछो। तो बोले वो मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं पैदल नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। पर मुझे तो बताओ कि मेरे पेट में दर्द है। ये छोटी छोटी बातों पे हमारे बीच में कहा सुनी हो जाती थी, और उसके बाद मुझे बताना नहीं है पर मुझसे छुपाना है, और मैं समझ जाऊँ ये भी करना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ऐसी ही बातों में धीरे धीरे जब उन्होंने मेरी माँ को ये बात बोली, मैं कहा आप पूरी बात अपनी मेरी माँ को बताओ कि हमारे बीच में डिफरेंसेस कहाँ हैं। और इससे पहले मित्रों, मैं 2 बार घर छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो गई थी। करवा चौथ पे 11 बजे तक इनको चांद नहीं दिखता था, क्योंकि करवा चौथ का व्रत मैं करती थी तब, तो 11 बजे तक इनको चांद नहीं दिखता था। और ऐसी स्थिति में 11 बजे तक मैं खाली पेट भी रहती थी, और कभी कभी खुद सो भी जाया करते थे। ये भी स्थितियाँ बनी हैं, और उस स्थिति में भी चीज़ें मैंने चलाई। चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई बार शौक एक तरफ से नहीं तो दोनों तरफ से होते, तो चीज़ें होती हैं। पर फिर बाद में कहते हैं ना, एक तरफा काम होता तो कभी नहीं हो पाता है। चीज़ें चल रही थी, इन सब के साथ चल रहा था। अब जब मेरी माँ के सामने सारी चीज़ें मैंने कहा आप रखो, तो जब उन्होंने कहा कि मेरी माँ महाराष्ट्रियन है वगैरह कुछ बातें बताई, उसके बाद ठीक है भाई अब किसी को मत बताना, क्योंकि अब हमारे यहाँ एक परंपरा क्या है, समस्या क्या, परंपरा नहीं कहूँगी, समस्या क्या है कि हम जब कोई चीज़ नेगेटिव पता चलती है ना, उसको छुपाते हैं, उसको कहते भाई ये किसी को नहीं बताना है। क्यों? बताने से हमारा भेद खुलेगा और हमारी बदनामी हो जाएगी, और ये झूठे नाम के चक्कर में हम अपने बच्चों को, अपने अपनों को प्रताड़ित और शोषित करते रहते हैं, और इतना शोषण करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। और ये ठीक है, बात नहीं बताई गई। उसके बाद एक दिन बात खुलती है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई कि अशित की बात खुलती है कि भाई वो नॉनवेज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। मेरी माँ आई थी बीच में, तो उनको पता चल गया था कि अशित शराब पीते, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। और मेरी माँ 10 दिन रही थी, मैं हरिद्वार दोबारा जब अकेले गई तो 10 दिन रही, तो उनको पता चल गया था कि भाई अशित शराब पीते हैं, पर उन्होंने मुझे नहीं बताना सही समझा, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं गुड़िया छोड़ ना दे, कुछ और ना प्रॉब्लम हो जाए। अशित को उन्होंने बहुत समझाया पर नहीं समझ में आया, और अशित ने अपनी गलतियां चालू रखी। और उसके बाद जैसे आगे की बात मैंने आपको सारी कहानी बताई कि हमारी अशित की पोल कैसे खुली, उस दिन क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो जो मेरी माँ का रिएक्शन था वो बहुत ही खतरनाक था। कि मेरी माँ मुझे समझा रही कि बेटा तुम्हारे बाबा यानी कि मेरे पिता के पिता भी नॉनवेज खाते थे, उन्होंने कभी कटोरी में हड्डियाँ वगैरह रखी, देखिए वो साफ़ नहीं करती थी बर्तन, मेरी सास साफ़ करती थी, मतलब मेरी दादी साफ़ करती थी। ये सब उन्होंने मेरे को बताया। मैं कहा अब ये मुझे क्यों बता रहे हो आप, इसको बताने के पीछे लॉजिक क्या है आपका? इसका मतलब मैं इसको स्वीकार कर लूं, तो आपने मुझे मेरे बचपन में अंडे वाला केक क्यों नहीं खाने दिया? क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होती थी, मुझे केक अच्छा लगता था, पर आपने मुझे वो भी नहीं खाने दिया। और अब आप सोचते हो कि मैं एक मांसाहारी व्यक्ति को एडजस्ट कर लूं। यदि आपको मुझे वैसा ही स्वभाव देना था, वैसा ही करना था, तो मुझे बचपन से खाने पीने की आदत आपको डालनी चाहिए थी, क्यों नहीं आपने डाली? अब मुझे उस चीज से तकलीफ होती है, क्योंकि आपने मेरे जो अभ्यास डाले, अब मैं एकदम से उसको सडनली
30, 32, 35 साल की उम्र में कैसे बदलूं? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वो बदलना। अब गलती मेरे भाई ने की कि लड़का ठीक से नहीं देखा, उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं की। गलती मेरे पिता ने की जिसने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे पे डाल दी कि बेटा तुम्हें सब करना है, और उसका परिणाम सारा मेरे साथ में था, मेरे सामने था, जो मैंने आपको बताया। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीतते बीतते कुछ चीज़ें होती गई, चलती गई। अब मित्रों डिवोर्स हो गया। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की मैं अशित के साथ रहूं, मैं बहुत सी चीज़ें करूं, और मुझे अशित के साथ ही रहना चाहिए। उनका हर पल एक ही सपना है, एक ही सोच है कि मैं अशित के साथ रहूं। और मित्रों मेरी माँ ने जितने प्रयास किए मुझे अशित के साथ रखने के लिए, उतना ही मैं अशित से और दूर 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 होती गई। उसका कारण है, मैं आपको बता दूं कि उनका जो साथ रखने का जो तरीका था ना, वो बहुत ही गलत था। वो अशित को पैसे के दम पे बुलाना चाहती थी। उनका कहना ही था भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, अशित आ जाएंगे, अशित रह लेंगे, हो जाएगा। पर आप इतनी बात आप समझ सकते हैं कि पैसा तो उसको पहले भी मिल रहा था। उसको मेरे मायके से कम, यदि अशित को, जब अशित मेरे साथ था तब तक कम से कम 12-15 लाख उसको मेरे मायके से उस समय मिल चुका था। घर खरीदने से लेकर सब चीज़ों में जाना आना सब कुछ मिलाओ तो इतनी रकम कम से कम बन जाएगी। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कहीं और मटर गश्ती कर रहा है, और ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि वो आ जाए। मित्रों मेरा कहना इतना ही था, यदि वो मुझसे जुड़े तो लौटे, वरना ना लौटे। क्योंकि जब तक आप किसी से मन से नहीं जुड़ते हैं तो आपके साथ रहने का भी मतलब नहीं बनता है। और वो मुझसे कभी मन से जुड़ा ही नहीं था। यही मन से जुड़ा होता तो ये सारी हरकतें नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर था कि उन्होंने मेरे को कई बार बोला, प्रभा तुम्हारे आने के बाद मेरे पास जीवन में पैसा आया। ये कहा नहीं, पर हाँ ये उनको एक फीलिंग थी कि प्रभा के साथ मेरे जीवन में पैसा आया। तो आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि प्रभा निकल जाएगी तो पैसा भी निकल जाएगा। और मित्रों ये सारा धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी माँ अपनी कोशिश करती रही। वो क्या कहते हैं, तंत्र मंत्र सब उन्होंने कोशिश कर ली। वो कहाँ कहाँ गई इस बात के लिए कि कैसे भी गुड़िया अशित के साथ रहने लग जाए। उन्होंने मेरे को कई तरह के समझाने की कोशिश की, ये है वो है। मेरी भतीजियों तक को समझाने की कोशिश की, गोपाली को समझाने की कोशिश की। गोपाली ने तो सीधा उसके बाद ये कह दिया, गोपाली को क्या बोला कि यदि तुम्हारी शादी होगी, फूफा जी नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। तो गोपाली ने सीधा बोल दिया, जाने दो दादी, मुझे शादी ही नहीं कर रही। उसके बाद भी मेरी माँ को कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। गोपाली ने उनको बहुत समझा कि दादी आप बुआ से फूफा जी के साथ रहने की बात मत करो, बुआ को कभी गुस्सा नहीं आएगा। पर वरना मेरी माँ की बात कहती है, गुड़िया गुस्सा हो जाती है, हमसे बात नहीं करती है। अरे मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती? मैंने तुम्हें कई बार बोला अशित के साथ रहने को मत बोलो, वरना मुझे बाकी आपकी सारी बातें मंजूर हैं। मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया और अभी तक मैं आपका विरोध नहीं करती। लेकिन आप बोलो कि उस व्यक्ति के साथ मैं रहूं, देन सॉरी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, किस तरीके से आपको बताऊं कि जो व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं कर सकता, मेरे रहते हुए किसी और के साथ चला गया, मैं उस व्यक्ति के साथ कैसे रहूं? और हम विवाहित थे, हमको हमारा अफेयर नहीं चल रहा था कि हाँ भाई चलो ठीक है आप चले गए। नहीं, हमारा बच्चा था, गृहस्थी संभाल रहे थे हम, और उसमें आप चले जाते हैं तो भी गलती आप कर रहे हैं, मैं गलती नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मित्रों हाइट जो होती है, जो मैंने कहा ना मेन जो विषय है इस वीडियो का, हाइट क्या होती है कि जब मेरा डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, अशित आने की कोशिश कर रहे थे पिछले 3 साल से, करीब 2.5-3 साल से कोशिश कर रहे थे। मेरे को फ़ोन किया उन्होंने, जब मेरे को फ़ोन किया लौटने के लिए, तो मेरे दिमाग में बात आई कि अरे ये बंदा लौट आया तो मुझे घर में रखना पड़ेगा। और मेरे दिमाग से चीज़ ऐसे शॉर्ट आउट हुई और मैंने उसी समय डिवोर्स का निर्णय लिया था। मित्रों क्या मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, मैंने वीडियो में बताया भी था। लेकिन अब लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो कहते हैं ना तोड़ने की बात जो घर वाले करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी माँ ने उस व्यक्ति को बुला के अपने पास बिठा रखा है। और उसके बाद मेरे साथ एक चीज़ और होती है, सितंबर 2020 में कि अचानक से मेरी माँ के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। और जो मेरी माँ कभी महीने में एक आध बार मुझसे बात करती थी, हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे बात करने लग जाती है। और ऐसे समय में जब करीब 15-20 दिन बीत जाते, मैंने मेरे बेटे को बोला, मैं कहा आजकल मेरी माँ का फ़ोन बहुत आता है। बोले मेरा बेटा बोलता है कि माँ आपकी माँ किसी से भी बिना किसी रीज़न की बात नहीं कर सकती, वो जब मतलब होता तभी किसी से बात करती है। पर मैं नहीं समझ पाई थी कि मेरी माँ इतनी स्वार्थी भी हो सकती है। उसके बाद क्या होता है कि मेरी माँ जो करती है कि उनको मेरे लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा होता है मेरी याद में कि उनको मेरे दोनों जन्मदिन याद रहते हैं। दोनों जन्मदिन मतलब एक तिथि से पड़ता है, एक तारीख से पड़ता है, और वो उनको दोनों याद रहते हैं। वो दोनों पे मुझे विश करती हैं। तिथि से जो पड़ रहा था उसमें तो नवरात्रि का पहले दिन होता है, तो नवरात्रि का पहला दिन जो मैं नवरात्रि से मौन हो रही थी, तो मेरी माँ ने एक दिन पहले मुझे विश किया। मैं बड़ा ताज्जुब में थी कि मेरी माँ इतना बदल गई है, मेरी माँ इतना सुधर गई, मेरे लिए इतनी अच्छी हो गई है। मैं तो बहुत खुश थी। लेकिन कहते हैं ना
कि उसके बाद आपके सर पे एक वज्राघात करना होता है। उससे पहले कहते ना, बकरी जो बलि के बकरा जो होता है उसको तैयार किया जाता है, वो मेरे को तैयार किया जा रहा था। और मुझे दिवाली के बाद पता चलता है कि अशित को उन्होंने अपने पास बुला के जामनगर में रखा हुआ है और मुझे बताया नहीं। मित्रों, मैं एक बात आपको और बता दूं, 2019 में करीब नवरात्रि के आसपास मेरे दिमाग में कुछ बातें आती, मेरे से इन्होंने मदद मांगी थी अशित ने। तो मैंने सोचा चलो, मैंने मेरे पापा से बात की। मैं कहा पापा अशित के पास काम नहीं है, पर मैंने दोनों को बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे माता पिता को भी बोला, इनको भी बोला, पर अशित को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बड़ा कोई मेरी लाचारी है, मेरी व्यवस्था में उनको बुला रही हूँ। अगर डीली नहीं हुई थी तो मैंने ऐसी स्थिति में तब मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुला लेती हूँ, तुम वहाँ रहो आराम से और रहो, पर मेरे से मतलब मत रखना। पर तब भी ऐसा कुछ था कि भाई मेरे भाई ने तो ऐसा तैयारी कर ली थी जैसे पता नहीं कौन आ रहा है, कोई राजा महाराजा आ रहा है जिसके लिए सारा कुछ तैयार कर दो, उसको ये दे दो, उसको वो दे दो, उसको इतना इंतजाम कर देंगे। तो मतलब ये तो बिगाड़ने वाले सारे काम थे। तो मैंने मना कर दिया और उस व्यक्ति ने मेरे को बोलता है कि तुम भिखारी हो, मैं भिखारी नहीं हूँ, तुम क्या कहते हैं, तुमने सब चीज़ें हड़प करके रखी, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मेरा मन एकदम ऐसा हो गया कि ये इंसान इतना होने के बाद ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, और मैं वापस हट गई। और मित्रों, उस स्थिति में भी जब मैं अशित को खुद बुलाने के लिए तैयार थी और मैंने खुद मना किया, और उसके बाद भी मेरे माता पिता मुझसे ये बात छुपाते हैं, मुझे इतना ही बुरा लगा। यदि आपको अशित को बुलाना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी अशित को बुलाने से, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति कभी मेरे जीवन से जुड़ा था और वो मेरे बच्चे का पिता है। क्या आपका इतना कर्तव्य नहीं बनता है कि उसको बुलाने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछो मत, कम से कम बता तो दो। मैं नहीं कहती कि आप मेरे से परमिशन लो, पर कम से कम मुझे बताओ तो सही कि हाँ क्या स्थितियां हैं, ताकि मैं उस चीज से अपने आप को संभाल सकूं। पर आपने तो कुछ जरूरी ही नहीं समझा मेरे लिए, आपने कुछ नहीं सोचा, आपने बस उसको बुला लिया। और उसके बाद कैसे मेरे बेटे को जामनगर ले जाया गया, पर्पसली ले जाया गया कि हाँ शान देख के आएगा, उसके बाद वो अपनी माँ को बताएगा। मेरे बच्चे को ही चुना गया मुझे इस बात को बताने के लिए कि तुम अपनी माँ को बताओगे कि अशित वहाँ रह रहे हैं। और मित्रों, करीब उसके बाद जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं 2 महीने से इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद ये बनाया इसलिए मित्रों मैंने कि कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं कि हम अपने आप को बाहर कैसे निकालें। मित्रों, एक ही बात ध्यान रखिए, आपकी दुनिया में, आपके पूरे संसार में आपके अलावा आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। ये यदि आप समझ लेंगे ना, कभी आप परेशान नहीं होंगे। पर नहीं समझते हैं तो मेरे जैसी हालत बन जाती है, हम परेशान होते ही हैं। और जो 2 महीने में काम नहीं कर पाई उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था, और कोई रीज़न मेरे सामने नहीं था। अब एक बात आपसे और कहूँगी कि मत रहिए अपनों के भरोसे। यदि आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उसको ठीक से जीना चाहते हैं, आप मत रहिए अपने उन अपनों के भरोसे जो कभी आपको ठीक से आपको सुन भी नहीं पाते। आपको समझने की तो बात छोड़ दो, जो आपकी छोटी से छोटी बात भी नहीं समझते हैं। हम उनके भरोसे होके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, हम उनके लिए अपने आप को नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिनको हमारे कोई महत्व पता ही नहीं होता, जो हमें कुछ नहीं समझते। हम उनको सब कुछ समझ के ही अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। और ये मैंने कईयों को करते देखा है, और मैं भी ये गलती करती हूँ, पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मित्रों, आशा आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि हम जिस जीवन में जीते हैं उसी से कुछ ना कुछ बातें ऐसी सीखते हैं। तो मित्रों, मेरा सबसे बड़ा दुखती रग का कारण ये रहा है अभी कि हाँ, मेरी माँ ने बुला लिया, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया था, मैंने उनको बहुत पहले बोल दिया था, जिस दिन अशित को आपने बुला लिया उस दिन मुझे मरा हुआ मान लेना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ दामाद चाहिए, दामाद के साथ बेटी चाहिए। और लास्ट में मुझे इतना बुरा लगा, मैंने उनको बोल दिया कि यदि आपको करना है दूसरी बेटी पैदा करो और ब्याह दो अपने दामाद से, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती, पर मैं उनको नहीं समझा पाती। कभी कभी समझना समझाना बहुत मुश्किल काम होता है मित्रों। आशा है आप अपने आप को यहाँ से कुछ चीज़ें बता पाएंगे, समझा पाएंगे। आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, और हर जीवन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें झेल रहा है, कर रहा है।
इसलिए मत परेशान होइए। यदि आपको जीना है, यदि आपको आगे बढ़ना है, तो अपने आप को खड़ा करना होगा, और नहीं कर पाएंगे तो कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के राह में, ऐसे लोगों की सोच में, ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन को नष्ट करना, अपने जीवन जो आपको ईश्वर ने दिया उसको एक बहुत बड़ा, उसका जिसे कहे ना, अपमान होगा मित्रों। तो अपने ईश्वर का अपमान मत करिए उन अपनों के लिए जो तथाकथित अपने, जो वाकई अपने नहीं हैं, पर हाँ आपको लगता है कि मेरे अपने हैं, उनके लिए अपने ईश्वर का अपमान मत करिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है संसार में। और ईश्वर को मानिए। आप नहीं मानते हैं क्योंकि हमें अपने कर्म भोगने पड़ते, कई बार हमारे कर्मों के परिणाम हमारे सामने आते हैं, हमें लगता है ईश्वर ऐसा करे। नहीं मित्रों, ईश्वर कभी किसी के साथ कुछ अनुचित और गलत कर ही नहीं सकता। ये मेरा अंतर्मन से दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं जब भी कमजोर होती हूँ, ईश्वर ही मुझे खड़ा करता है, और वो ही मुझे कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता है और कहता है कि तू और मजबूत हो जा, तू और मजबूत हो जा, तू और मजबूत हो जा। और इतना मजबूत मुझे बनाता चला जा रहा है कि अब मैं आज जहाँ खड़ी हूँ, मुझे आज एक स्थिति पता चलती है, मैं कोई भी निर्णय करूँ, अब मुझे किसी से पूछने की, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो चाहूँ अब अपने आप करूँ, क्योंकि आप उसकी अधिकार खो बैठे हो कि मैं आपसे कुछ पूछूं या आपको बताऊं। तो अपने निर्णय लेने के लिए आप कब मजबूत होंगे, जितना आपके अपने विरोध करेंगे उतना ही आप उतनी मजबूती से खड़े होंगे। तो करिए और आगे बढ़िए। मित्रों, नहीं पूछूंगी वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पूछने जैसा विषय ही नहीं है। बस धन्यवाद। वंदे मातरम।